Hello and welcome to our channel Tenacious Bees. In this video lecture, we are going to complete the topic carbohydrates. So, let's have an eye on our to-do list. These were the topics that we are going to complete in today's video lecture. तो आइए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को लेके थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान सकें। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका नाम ही ये सजेस्ट करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कुछ एलिमेंट्स को मिल के बना है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कह सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका एक एम्पेरिकल फार्मूला है जो कि है ये, और इसी फार्मूला को सेटिस्फाई करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, और उसके एग्जांपल है ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ग्लूकोज और सुक्रोज के जो फार्मूला है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो इस फार्मूला के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है और इस एम्पेरिकल फार्मूला को फुली सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। हाउएवर ऐसे बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। सो इनके फार्मूला को देख के हमें तो यही लग रहा है कि ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, राइट। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं जनरल फार्मूला को जो हमें गिवन है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ये जो कंपाउंड है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाया जा सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स के एम्पेरिकल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं करती है द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी अ कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एक अपडेटेड डेफिनेशन है जो ये बताती है कि कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड है जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और अल्डिहाइड या फिर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, या फिर कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो कुछ कंपाउंड जो वाटर के साथ रिएक्शन करते टाइम अपने आप को ब्रेक डाउन करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन नेचर और इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स जो कि है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज अ सिंपल शुगर। जो सबसे बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का वो है मोनोसैकेराइड। इस शुगर को हम आगे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और इसीलिए ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर कहा जाता है। नाउ दिस वॉज द जनरल फार्मूला फॉर मोनोसैकेराइड। दे कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मतलब यही है जो हमने पहले पढ़ा कि मोनोसैकेराइड्स को हम और आगे टुकड़ों में नहीं काट सकते और आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब मोनोसैकेराइड्स भी कुछ बेसिक कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप और उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे। सो द फर्स्ट क्लासिफाइड कैटेगरी इज एल्डोसिस। जब मोनोसैकेराइड के अंदर उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है तब हम उस कैटेगरी को एल्डोसिस बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड एंड ग्लूकोज। अब अगर हम उसके जनरल फार्मूला की बात करें तो ये हमारे पास एल्डोसिस का जनरल फार्मूला है जिसके अंदर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह द सेकेंड क्लासिफाइड कैटेगरी इज कीटोसिस। जब मोनोसैकेराइड के अंदर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा तब हम उसे कहेंगे कीटोसिस, जिसके एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज। और इसी तरह ये हमारे पास कीटोसिस का जनरल फार्मूला है जहाँ पे कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है। तो जो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जिन मोनोसैकेराइड्स के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होंगे उन्हें हम बोलेंगे ट्रायोसिस। उसी तरह टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस यूज्ड होगा फॉर अ मोनोसैकेराइड हैविंग
4 carbon, 5 carbon, 6 carbon and 7 carbon respectively. Now ग्लूकोज जो होता है दैट इज़ अ अल्डोहेक्सोस, जबकि फ्रुक्टोज इज़ अ कीटोहेक्सोस. तो ये हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड 6 कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर, और उसी तरह फ्रुक्टोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड, उसके अंदर होता है कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मोनोसेकेराइड, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करेंगे. नाउ फर्स्ट वन इज दैट स्टीरियोआइसोमेरिज्म, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मोनोसेकेराइड्स का. जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. उसी तरह अब हम एक कार्बन को एसिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उसके साथ जुड़े हुए जो सारे ग्रुप्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, यानी कि एक भी ग्रुप सेम नहीं होगा, सारे ग्रुप जो कनेक्टेड है वो डिफरेंट होंगे. अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अंदर जहाँ हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि एक कंपाउंड के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, तब हम ये फार्मूला को यूज़ करते हैं जिसके अंदर n एज अ इंटीजर कुछ इस तरह वर्क करता है कि वो हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स एक कंपाउंड के बता सकता है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के अंदर 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स है, तो हम क्या करेंगे कि 4 इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मिल जाएंगे जो कि है 16. अब जो हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड, द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट. तो जैसे कि हमने देखा मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, उसी तरह ग्लिसरल्डिहाइड जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है दैट इज द सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड, कि इससे कम यूनिट में हम एक मोनोसेकेराइड को और डिवाइड नहीं कर सकते. और क्योंकि इसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, हमारे पास 2 स्टीरियोआइसोमर्स बन जाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड के, जिसको हम एज द रेफरेंस यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो हमारे पास 2 स्टीरियोआइसोमर्स है वो है डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड. नाउ ये जो डी और एल आइसोमर्स है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है. अगर OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो उसे हम डी सीरीज की शुगर कहेंगे, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो उसे हम एल सीरीज की शुगर कहेंगे. और उसी तरह जहाँ हमारे पास इस कंपाउंड में OH राइट साइड में है तो हम इसे डी ग्लिसरल्डिहाइड कह देंगे, और जहाँ OH लेफ्ट साइड में है उसे हम एल ग्लिसरल्डिहाइड कह देंगे. तो इसी तरह ग्लिसरल्डिहाइड के कंपाउंड्स के जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उसको यूज़ करके हमने डी और एल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट देखा, जो बाकी दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करने में हेल्प करेगा. Now here comes a piece of information that the naturally occurring monosaccharide in the mammalian tissues are mostly of D configuration, जिनके अंदर OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होगा. Now the another aspect is optical activity of sugars. तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो वही कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, राइट. तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किसे कहेंगे? जहाँ पर पोलराइज्ड लाइट की एक बीम जब ऑप्टिकल आइसोमर के सोल्यूशन के थ्रू पास होगी तो या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट कर जाएगी या तो वो राइट साइड रोटेट कर जाएगी. जब ये राइट साइड रोटेट करेगी तब हम उसे टर्म करेंगे एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड विच वॉज बीइंग सिंबलाइज्ड एज स्मॉल डी विद अ पॉजिटिव साइन. एंड अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगी तब हम उसे कह देंगे levorotatory, which was being designated as small l with a negative sign. So इन्हीं ऑप्टिकल एक्टिविटी के जो 2 टर्म्स है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी, इन दोनों से हम एक नए टर्म के बारे में जान सकते हैं दैट इज द रेसिमिक मिक्सचर. सो जब डी और एल आइसोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, एक इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो एक सोल्यूशन में, तब हम उस सोल्यूशन को कह देंगे रेसिमिक मिक्सचर या फिर डीएल मिक्सचर. तो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसके अंदर कोई भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है.
अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के टाइम जो कंपाउंड है वो या तो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा या तो राइट साइड रोटेट करेगा। तो इसी तरह व्हेन इट स्टार्ट्स टू रोटेट इन अ सर्कल तो वो अपने आप को कैंसिल कर देंगे। एक बार कंपाउंड राइट साइड रोटेट करेगा एंड देन दूसरे ही टाइम पे वो लेफ्ट की साइड रोटेट कर देगा। तो इसी वजह से वो अपने लिवो और डेक्स्ट्रो दोनों ही एक्टिविटीज़ को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से ये कोई भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। नाउ द टर्म डेक्स्ट्रोज इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है ग्लूकोज का, यानी कि जो ग्लूकोज का कंपाउंड है वो राइट साइड में रोटेट करेगा और इसी वजह से हम ग्लूकोज को कह देंगे डेक्ट्रोज। तो पिछले एक्सपेक्ट्स को देख के हमने डी एंड एल आइसोमर्स और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी जैसी टर्म्स को डिस्कवर किया, जिन्हें हम आगे यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को और डिटेल में डिफाइन करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ईपीमर्स। तो ईपीमर्स हम उन मोनोसेकेराइड्स को बोलेंगे जो एक दूसरे से डिफर करते हैं सिर्फ एक कार्बन एटम की पोजीशन की वजह से। सो बेसिकली जब दो मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर में हम देखें कि कार्बन एटम की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से अलग अलग है, तब उस केस में हम उन दो कंपाउंड्स को कह देंगे ईपीमर्स टू ईच अदर। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम ईपीमर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह पे है, एक ही कार्बन पे है, जो कि है कार्बन नंबर 4 पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 4 पे जो OH और H की पोजीशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और इसी वजह से जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो एक दूसरे के ईपीमर्स कहे जाएंगे। उसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज और मैनोज का, जहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे हम देख सकते हैं कि OH और H की पोजीशन एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ईपीमर्स हो जाएंगे। सो द इंटर कन्वर्जन ऑफ ईपीमर्स इज नोन एज एपिमराइजेशन। जब हम एपीमर्स को इंटर कन्वर्ट कर देंगे, उनकी पोजीशन एक दूसरे से अलग अलग कर देंगे, तब हम उन्हें कहेंगे ईपीमराइजेशन। और उसी तरह जो एपीमेरेसिस है वो यूज होता है टू कैटेलाइज द रिएक्शन। एंड thus comes to another topic, that is enantiomers। तो enantiomers जो होते हैं they are the special type of stereoisomers, जो कि हमने पहले ही पढ़े, जो है L and D isomers। तो जैसे हमने देखा कि जब OH ग्रुप स्टीरियोआइसोमर का राइट साइड में प्रेजेंट होगा तब हम उसे कह देंगे D शुगर, और उसी तरह जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा उसे हम कह देंगे L शुगर। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम एक डिफाइनाइट टर्म दे तो उसे हम कह देते हैं इनेंशियोमर, जिसमें हम दो स्टीरियो आइसोमर्स की मिरर इमेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है डी एंड एल शुगर्स। सो मेजॉरिटी ऑफ द शुगर इन हायर एनिमल्स आर ऑफ डी टाइप। अब देयर कम्स अनदर टर्म दैट इज डायएस्ट्रोमर्स। तो डायएस्ट्रोमर्स जो होंगे वो हम उन स्टीरियो आइसोमर्स को बोलेंगे जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। सो सिंपल, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस है उन्हें हम कह देंगे इनेंशियोमर, जबकि जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है उन्हें हम कह देंगे डायएस्ट्रोमर्स। तो इसी तरह हम पहुंचते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है म्यूटा रोटेशन। सो बेसिकली म्यूटा रोटेशन वो होता है जहां हमने एग्जाम्पल लिया है डी ग्लूकोज का, और डी ग्लूकोज में हमने उसके दो फॉर्म्स बताए हैं, जो कि है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो म्यूटा रोटेशन में क्या हुआ कि एक ऑप्टिकल रोटेशन हुआ जिसमें इंटर कन्वर्जन हो गया अल्फा और बीटा फॉर्म्स का। अब इंटर कन्वर्जन इन द सेंस कि वो दोनों एक दूसरे के अलग अलग फॉर्म में चले गए, यानी कि हमने उसका एक रोटेशन किया एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। अगर आप देखें अल्फा डी ग्लूकोज में तो यहाँ फर्स्ट कार्बन के अंदर जो हमारा H हाइड्रोजन ग्रुप है वो अपर साइड में है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज में हमारे पास जो H ग्रुप है वो नीचे की साइड है।
तो इसी तरह एक पोजीशन में जब हमने इंटर कन्वर्जन किया तब उसे हम कह देंगे उसके अल्फा और बीटा फॉर्म्स, और इसी टर्म को हम कहेंगे म्यूटा रोटेशन, जिसमें एक स्पेसिफिक रोटेशन के थ्रू हमने उसके अल्फा और बीटा फॉर्म्स बना दिए ताकि अब ये जो ग्लूकोज का मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। होप यू गाइज लाइक इट। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।